एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो तुम लोग, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। क्या था उसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसमें बोलता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो डिफाइन करे, क्या डिफाइन करे? जॉब पोजीशंस और क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, उसका मतलब यही होता है। फॉर्मल मीन्स जहां पे फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व हो, ठीक है। फॉर्मल का मतलब वही। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, इसे मैनेजमेंट कैसे डिजाइन करती है? मैनेजमेंट उस तरीके से इसको डिजाइन करती है कि हम लोग क्या कर पाए, अचीव कर पाए, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमारा तो मेन मोटो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। तो हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ना, उसमें उसको इस तरीके से अपन डिजाइन करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ये क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच पोजीशन। कितना आसान हो जाता है। फॉर्मेलिटी है भैया, सब चीज फॉर्मल रहेगा, इनफॉर्मल कुछ भी नहीं रहेगा। तो फॉर्मल में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन कर देंगे, जैसे अपन ने स्कूल का किया था। स्कूल में क्या किया था कि भाई यहाँ पे मेन प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है, जो हेड होते हैं, हेड टीचर्स के हेड, वो हो जाते हैं टीचर्स के हेड सारे। भाई प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी है, वो सारे टीचर्स अलग अलग डिपार्टमेंट हो गई है, उनके हेड जो होते हैं प्रिंसिपल के नीचे वो आ जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल को आके वो लोग रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन होता है भाई, अलग अलग क्लासेस हैं, फर्स्ट से लेके 12th तक की, उनकी क्लास टीचर्स हो गए। और क्लास टीचर्स के नीचे भाई अपने पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, सबके टीचर्स होते हैं। उन सारे सब्जेक्ट के टीचर अपनी क्लास टीचर को आके रिपोर्ट करते हैं। तो ये क्लास टीचर कौन हो गई, इन टीचर्स की हेड हो गई। उसके बाद हम स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या डिफाइन कर रहा है, सबके जॉब रोल्स डिफाइन कर रहा है कि प्रिंसिपल का क्या काम है, टीचर्स के हेड जो होंगे उनका क्या काम होगा, इन टीचर्स का क्या काम होगा, क्लास टीचर्स का, इन सब्जेक्ट टीचर्स का क्या काम होगा, सबके जॉब रोल्स, सबकी पोजीशंस, सबका अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज यहाँ डिफाइंड है। और हमें पता है कि हमें किसको रिपोर्ट करना है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ये क्लियरली डिफाइन हो जाता है। और पता है इससे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड आ जाता है। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड। मुझे पता है कि एक ऑर्डर देने वाला इंसान है, एक बॉस है मेरा, मुझे सिर्फ उसको रिपोर्ट करना, उसके ऊपर मेरा जो सुपर बॉस है उससे मेरे को मतलब नहीं। ये जो क्लास टीचर के नीचे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, इनका काम है सीधा टीचर को रिपोर्ट करना, क्लास टीचर को। फिर क्लास टीचर जाके हेड को रिपोर्ट करती है, हेड जाके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, स्केलर चेन बन जाती है, फॉर्मल जो चलती है। मेरे को दिमाग नहीं लगाना, मुझे सिर्फ मेरा जो सुपीरियर है उससे मतलब है। जो सुपर बॉस है उसको मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी। मेरा काम क्या है, मुझे जो टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करके मेरे हेड को रिपोर्ट करना। क्या ये बात ऑर्गेनाइजेशन। टीचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या बोलता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम इंटेंशनली क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें इसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है, इसलिए इसको इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, इस जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। मैंने पहले ही बोल दिया ये पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ईच इंडिविजुअल, जितने भी एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
उनको असाइन किया जाता है एक जॉब, ठीक है, सबको अपना अपना काम असाइन कर दिया जाता है। असाइन मतलब उनको ड्यूटी दे देना, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जो मैंने अभी तुमको बताया था, इससे क्या बन जाता है, डिफाइन हो जाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, मुझे सिर्फ एक को ही रिपोर्ट करना है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, ठीक है ना। देखो हम लोग अब एडवांटेज पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत फॉर्मेलिटी है, तुम लोग देखते नहीं हो, जब हम ऑफिसेज जाते हैं तो सब लोग अपना सूट में टाई लगा के एकदम फॉर्मल ड्रेसअप होके जाते हैं, तो उसका रीजन होता है कि वहाँ फॉर्मेलिटी, अपने को एक रूल्स फॉलो करने हैं, अपने को है ना एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में डील करना है, इसीलिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या फायदा होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर का, देखो पहला, सिस्टमैटिक वर्किंग होना। अब घर में क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो, मम्मी मम्मी कुछ बोलती है सुनते ही नहीं हो, आधे टाइम ऐसे उड़ा देते हो, पापा बोल रहे हैं, पापा की सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, हम लोग को किसी के साथ इतना बॉदरेशन नहीं होता, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मम्मी क्या कर लेगी, डांटी तो लेगी, है ना। लेकिन ऑफिस में क्या होता है, हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, वो आपको पे कर रहे हैं, और अगर पे कर रहे हैं तो उसका तुम्हें, तुमसे सर्विसेज तुमसे लेंगे, तुमसे काम कराएंगे, तो वहाँ क्या होता है, जब फॉर्मल होता है ना तो स्केलर चेन होती है, अपने को उसके हिसाब से डील करना होता है, तो सब चीज सिस्टमैटिक वर्किंग होती है वहां पे, हर काम को सिस्टमैटिकली परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वहां तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, घर पे तो मम्मी के सामने जोर चल जाता है, वहां जाके किसी के सामने जोर नहीं चलता, तुम्हारा बॉस है वो, अगर उसने कुछ बोल दिया तो तुम्हें वो काम करके देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमने जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है, उसका मेन इंटेंशन क्या है, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगी, स्मूथ फंक्शनिंग रहेगी, तो मेरा अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं अचीव कर पाऊंगी, है कि नहीं। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ओवरलैपिंग मतलब कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक काम को कोई दो बार नहीं कर रहा होगा। जब सिस्टम इतना सिस्टमैटिक तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब बहुत स्मूथ फंक्शनिंग होती है, हमें सबको पता है, सबका जॉब डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है सबको, जितने लोग अपॉइंटेड है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने लोग एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइजेशन में, सबको अपना अपना जॉब असाइन किया हुआ है, तो सबको पता है कि जैसे सपोज करो ABC है, 3 लोग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो ए को पता है कि इसको क्या करना है, बी को पता है कि इसको क्या करना है, सी को पता है इसको क्या करना है। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि ए जाके सी का काम करके आ गया, सी तो कर ही चुका है, ए भी कर दिया, ऐसा नहीं होता। सबको अपना अपना रोल असाइन किया हुआ है, सबको अपना अपना काम करना है, इससे क्या होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। मैंने तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन समझाया था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना, सपोज करो मैंने तुम लोग को बताया था कि सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज होता है, प्रोडक्शन होता है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सेल्स वाला बोलता है कि मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है। अब इंक्रीज कैसे करेगा, या तो भाई पब्लिसिटी अच्छी हो मार्केट में, जब पब्लिसिटी अच्छी होगी, लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अपने आप जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब सेल्स इंक्रीज होने लग गई, अच्छी बिक्री हो रही है, अब ये सेल्स डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है कि भाई बहुत मार्केट में मेरा स्टॉक अच्छा बिक रहा है, तो मुझे स्टॉक की और जरूरत पड़ेगी, तो क्या बोलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाता है, तुम ज्यादा प्रोड्यूस करो,
खूब सारा आउटपुट प्रोड्यूस करो कि मैं बेच सकूं, मेरा स्टॉक खत्म होने वाला है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलता है, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाता है कि भाई रॉ मटेरियल खरीद के रखो, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट की डिमांड आ रही है। परचेज डिपार्टमेंट बोलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है कि भाई फाइनेंस वाले को बोलता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दो, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहा है। और कोऑर्डिनेशन कब सक्सेसफुल होता है कि सेल्स डिपार्टमेंट का स्टॉक जब 2 दिन का बचा हुआ होता है ना, 2 डेज का बाकी होता है या 3 डेज का बाकी होता है कि अभी 3 दिन चल जाएगा काम, उससे पहले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि इसको भी तो बनाने में टाइम लगेगा। इसका टाइम लगे 3 डेज, इसको अगर आप आज बताओगे तो 3 दिन में बना के देगा, तब तक इसके पास इतना स्टॉक तो है कि वो 3 दिन चला लेगा। ये आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ऐसे, ठीक है। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। और ये कहाँ पॉसिबल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पॉसिबल हमेशा, क्योंकि इनको अपना काम करना ही पड़ेगा। और आपस में अगर वो डील करेंगे अच्छे से, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो अच्छे से अचीव हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग एंड स्मूथ फंक्शनिंग चलेगी। क्लियर हो गया? यस मैम। एक ही जना मेरे को जवाब देता है खाली क्लास में। और 5th पॉइंट क्या है, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या हुआ, मैंने तुमको अभी बताया था, जो स्ट्रक्चर है वहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन हो जाती है। तो कैसे होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल रिपोर्ट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो ये क्या हो रहा है, चेन ऑफ कमांड डिफाइन हो गई, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है। अब इन दोनों के केस में ये सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है, तो इनको पता है कि किसको किससे रिपोर्ट करना, कौन किसको आंसरेबल होगा, कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल होगा। तो ये सब कहाँ डिफाइंड रहता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफाइंड रहता है, ठीक है। ये इसका फायदा है। ऐसा होने से क्या होता है, मैं किसी, अगर मैंने मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट हूं मैं, ठीक है, मैं सपोज करो सीईओ हूं, मैंने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कोई ऑर्डर दिया था कि तुम्हें ये काम को करके देना है, तो मुझे पता है अगर मैंने इसको ऑर्डर दिया था तो ये आके मुझे रिपोर्ट करेगा, मैं सीधा इसको बोलूंगी कि काम क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो ये क्या हो रहा है, चेन ऑफ कमांड डिफाइंड है। सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को बोल सकता है, आंसरेबल ठहरा सकता है, अकाउंटेबल बना सकता है, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ काम दिया तो हुआ क्यों नहीं। ये कहाँ पॉसिबल है, जब फॉर्मल हो, ठीक है। इनफॉर्मल में तो कोई किसी को भाड़ता ही नहीं है, घर पे मम्मी पापा को कौन पूछता है, बेचारे तो उनका तो काम ही है बोलना, दिन भर बोलती है मम्मी, तो वो क्या होता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वैसा काम, यहाँ आपको काम को करके देना ही पड़ेगा। देखो 6ठा पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या है, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। काम पे एम्फेसाइज किया जाता है। अगर सपोज करो जो सुपीरियर है या सबऑर्डिनेट है, ये दोनों आपस में ना रिलेटिव्स भी हैं, ठीक है, वहां पे रिश्तेदारी नहीं चलेगी। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, वहां पे ये नहीं देखते यार तो मेरा रिश्तेदार है छोड़ देते हैं, नहीं, वहां मेन एम्फेसाइज होएगा काम पे, काम करके लाके दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप, हमें नहीं मतलब है कौन लगते हैं आप मेरे को काम से मतलब है, मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, मेन एम्फेसाइज काम पे किया जाता है। जब काम पे आप एम्फेसाइज करोगे, फोकस रखोगे, तब क्या होगा, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो पाएंगे। रिश्तेदारी निभाने बैठोगे तो होंगे क्या, नहीं। लेकिन जब अगर हम काम पे एम्फेसाइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पाएंगे। अब देखो, जहां एडवांटेज, मैंने तुमको बोला था कि कॉइन के 2 साइड होते हैं, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी एसोसिएटेड ही होंगे। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां भी तो होती हैं। सिमिलरली जो भी टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे वहां पे कुछ अच्छाई है उस चीज पर्टिकुलर टॉपिक में, तो कुछ बुराइयां भी एसोसिएटेड है। अब देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब क्या होता है, जब हमें स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बिजनेस में चलना होता है, तो वहां पे डिले इन एक्शन हो जाता है। कोई भी काम करने में ना डिले हो जाएगा। अब मुझे पता है ए बी सी डी, बी सी को रिपोर्ट करेगा, सी बी को बोलेगा और बी ए को बोलेगा।
अब कोई ऐसा काम है जो ए तक बात पहुंचनी जरूरी है और बी कन्वे कर रहा है, तो डी पहले सी को बोलेगा, सी बी के पास जाएगा, बी ए को जाके बोलेगा, इतना टाइम लग जाएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं तो अपने बॉस को ही रिपोर्ट करूंगी ना, और अगर मेरे को बॉस को रिपोर्ट करना तो उसका भी बॉस है, फिर उसका भी बॉस है, अल्टीमेट बॉस तक बात पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा। तो क्या होता है, एक्शन में डिले हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। तो पहला पॉइंट और डिसएडवांटेज तो मेजर ये है। फिर देखो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब सोशल नीड्स क्या होती है, अब कई बार हम लोग इतने स्ट्रेस, जो एम्प्लॉइज होते हैं, तुम लोग को क्या लगता है जो जॉब में लोग होते हैं उनको सोशल ये तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो रहती है, क्या वो लोग सोशली सिक्योर है क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है कि चलो भाई महीने का महीना इतना पैसा मिलेगा, वहां तक तो बात सही है। लेकिन जब अब तुम लोग ये भी देखा है कभी कि वो लोग कितने स्ट्रेस में रहते हैं, उन लोग के पास इतना वर्कलोड रहता है, कितना स्ट्रेस रहता है लाइफ में। तो क्या होता है, अगर कभी वो लोग सोचे यार कोई ऐसा हो जिससे हम लोग बात कर सके, दुख दर्द बांट सके, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना वो पॉसिबल नहीं होता। आप बॉस आपको ये नहीं देखेगा यार बेचारा स्ट्रेस में या थक गया है, वो उसको कोई मतलब नहीं है। अगर उसने कोई काम दिया है तो उसको आपको पूरा करके देना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, जो आपके सोशल नीड्स है ना उसको इग्नोर करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या किस स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आप थक गए हो, उसको नहीं मतलब। आपको अगर उसने कोई काम दिया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। हालांकि अब इंसान इंसान पे डिपेंड करता है थक रहा है नहीं थक रहा है। हम लोग फटीग स्टडी पढ़ चुके हैं जो सब ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, लेकिन मेंटल थकान भी हमने पढ़ चुके, मेंटल स्टडी भी हम लोग कर चुके, मेंटल रिवॉल्यूशन। लेकिन क्या होता है उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, चाहे वो घर का हो चाहे कहीं का भी हो, तो उसको भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आपको कोई टारगेट दिया गया है तो आप उसको पूरा करके दें। उसको आप, अरे भाई आपका कोई दोस्त थोड़ी है, आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी है जो समझेगा, उसको तो काम चाहिए, काम करके दो। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, एम्फसाइजेस ऑन वर्क ओनली। जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा था, जब खाली काम पर फोकस करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना क्या कोई ह्यूमन रिलेशंस हैं क्या बीच में। और देखो कोई टैलेंट है क्या तुम में, तुम बहुत अच्छा गिटार बजा लेते हो, तो उसको उससे क्या मतलब है भाई। उसने अगर तुम्हें जॉब दिया है, तुम्हारा जॉब पोजीशन में तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन है जॉब का उसमें है कि तुम्हें टेक्निकल कंप्यूटर संभालना है, तो तुम गिटार बजाते हो तो उसको उससे क्या मतलब है, सिवाय सिर्फ उसको तुमसे ये मतलब है कि जो कंप्यूटर का तुम्हें काम दिया गया है वो टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ उतना ही मतलब होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। कोई अगर रिलेशनशिप है तुम्हारा उसके साथ, बॉस के साथ, वो भी इग्नोर हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ उन्हें काम से मतलब होता है। क्या ये बात क्लियर हो? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दो तरह से होता है, एक तो फॉर्मल होता है जहाँ फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व होती है। फॉर्मल में हमने क्या पढ़ा, जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड रहती है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डिफाइंड रहती है फॉर्मल में। और क्या पढ़ा हमने कि फोकसेस एम्फसाइजेस ऑन वर्क ओनली, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप रहता है। और क्या पढ़ा, स्केलर चेन पढ़ा। ये सब हमने यहाँ पढ़ा था अभी। सिमिलरली एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ठीक है। अब देखो इनफॉर्मल क्या होता है, अब जैसे सपोज करो तुम्हारे टी ब्रेक्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लंच ब्रेक हो रहा है, इंटरवल्स मिलते हैं ना, रेस्ट इंटरवल्स मिलते हैं हमें, रेस्ट इंटरवल्स। तो होता क्या है, अब भाई कोलीग्स होते हैं तो तुम्हें दोस्ती भी तो कर लेते हो ना, अपन अपन दोस्ती कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगता है कि चलो फ्रेंड्स हैं, हम लोग किसी से बात कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वर्क। काम के अलावा भी अगर हमारा कोई इंटरेस्ट एरिया है तो सेम इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे किसी को भाई नेटफ्लिक्स में इंटरेस्ट है तो नेटफ्लिक्स की बातें कर लेते हैं फ्री टाइम में, किसी को पोकर खेलने में पबजी में इंटरेस्ट है उसकी बातें कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। कोई तरीके का भी इंटरेस्ट एरिया, तुम लोग को बड़ा मजा आ रहा होगा सुन के कि यार पबजी की बात कर रही है, पोकर की बात कर रही है, कोई भी इंटरेस्ट एरिया हो सकता है जो वहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो वर्क
while working at those job position, जो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें जॉब पोजीशंस मिली हुई हैं, उन जॉब पोजीशंस पे काम करते करते इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं और अपने सोशल नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं और फ्रेंडली ग्रुप्स बना लेते हैं। अब फ्रेंडली ग्रुप्स कैसे बनते हैं, तुम दोस्त कैसे चुनते हो भाई, सेम इंटरेस्ट एरिया होता है तुम्हारा तो तुम उसके हिसाब से दोस्त बना लेते हो। जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें पढ़ाकू बच्चे ही पसंद आते हैं, और जो मस्ती वाले बच्चे होते हैं ना, वो वैसे ही दोस्त ढूंढते हैं जिनके साथ मस्ती कर सके, है कि नहीं? एकदम फैक्ट बात बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, और इनका जो मेन पर्पस होता है ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। साइकोलॉजिकल, PSY, देखो स्पेलिंग, PSYCHOLOGICL, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। भैया दिमाग की शांति के लिए भी चाहिए होता है कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपनी साइकोलॉजिकल, सोशल एंड अपनी फ्रेंडली नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे बनाते हैं। फीचर्स, जैसा कि हमने फॉर्मल का पढ़ा था, अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। कोई इसको इंटेंशनली नहीं बनाता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। हम लोग जब फ्रेंड्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा लगता है, किसी से बात करके अच्छा फील होता है, तो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इसको कोई मैनेजर स्पेशली इंटेंशनली नहीं बनाता है। अपन ने फॉर्मल में क्या पढ़ा था कि मैनेजर उसको इंटेंशनली क्रिएट करते हैं। कहाँ पे, फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। पहला, ये जो अपन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एम्प्लॉइज फॉर्म करते हैं, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि भाई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिले, शांति, दिमागी शांति। कोई तो है दुख दर्द शेयर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन में भी, बॉस को पीछे से गालियां देने वाला, है कि नहीं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। वहां पे ऐसा नहीं होता कि ये मेरा बॉस है या ये मेरा जूनियर है या हमें कम्युनिकेशन करना है तो खाली अपन पहले इससे बोलेंगे फिर वो आगे जाके बोलेगा, फिर कोई स्केलर चेंज नहीं होती, कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे दोस्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, डज नॉट फॉलो any fixed path of flow of authority। ठीक है, फ्लो ऑफ अथॉरिटी भी नहीं होता और ना कोई कम्युनिकेशन का कोई अपने पाथ होता है कि अपन को ऐसे ही कम्युनिकेट करना है। चलो, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तुम लोग र्यूमर सुनते हो, र्यूमर्स होते हैं ना, तुमको पता चलता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने पहले ऐसा बोला था, ये पता ही नहीं चल पाता। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने को पता ही नहीं चलता, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से आई है ये बात। ठीक है, अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन फॉर्मल। अब एक बात बताओ, ये इनफॉर्मल बनता कहाँ से है, फॉर्मल से ही ना बनता है। जब अपन कोई जॉब करने जाएंगे, किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वहीं जाके अपन वहां पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना लेंगे ना, वहीं जाके ऐसे क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, सेम इंटरेस्ट एरिया वाले लोगों के साथ दोस्ती कर लेंगे, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेंगे। तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाएगी। क्लियर हो गई है? देखो, जैसे हमने फॉर्मल में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जैसे हमने वहां पे एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे, अब हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फायदे हैं इसके? एक तो फास्ट कम्युनिकेशन होता है, आग की तरह बात फैलती है। अभी मैंने जो र्यूमर की बात बोली थी, अफवाहें, तो वहां क्या होता है, अगर कोई एक बात छू लगा दी जाए ना तो आग की तरह बात फैलती है। तो सबसे ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बेनिफिट है। अगर कोई ऐसा, देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं ना वो भी तरीके इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे,
अब मैं तुम्हें अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे एक सर थे अकाउंट्स के स्कूल में, ठीक है, और वो क्या थे, टीचर्स के हेड थे, और टीचर्स के हेड थे तो वो जाके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते थे। तो अगर प्रिंसिपल क्या करती थी, कोई भी है ना नई पॉलिसी बनाती थी या कोई नया डिसीजन लेना चाहती थी ना, तो इन सर को बुलाती थी और इन लोग मिलके डिसीजन लेते थे, ये सर और एक दो टीचर्स और थे। तो ये क्या करते थे, उनको पता था कि मैं ऐसी बंदी हूँ जो मतलब मेरा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है सबके साथ, बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है पूरे स्कूल में सब बच्चों के साथ। तो ये लोग क्या करते थे ना, इंटेंशनली मुझे बुलाते थे। मैं बहुत सीधी सीधी, मुझे समझ नहीं आता था कि इनका इंटेंशन क्या है। तो ये लोग क्या करते थे, मुझे बुलाते थे और वो चीज है ना मेरे कान में डाल देते थे कि ना आयुषी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं यार स्कूल में ना, पता है प्रिंसिपल ऐसा सोच रही है, क्योंकि सर से मेरा अच्छा टर्म्स था, बहुत अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी, तो वो मेरे से रखते भी थे, तो मुझे लगता था ठीक है मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, वाह। और मैं क्या करती थी, मैं जाती थी फ्रेंड्स में, उन्होंने बोलते थे कि यार पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे, तो मैं बोलती थी सर ठीक है मैं देख के बताती हूँ कि बच्चे क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, आप लोग ऐसा फाइनल करना चाह रहे हैं तो देखते हैं सब लोग क्या सोचते हैं। तो मैं जाके पूछती थी और आके इनको रिपोर्ट करती थी। तो क्या हो जाता था, वो र्यूमर की तरह बात फैलती थी, सबके बारे में पता चल जाता था लोग, सब लोग क्या सोच रहे हैं, और उस बात का फायदा ये लोग उठा लेते थे। समझ में आ रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कैसे फायदा उठाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा उठाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखो ये तो फास्ट कम्युनिकेशन तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और दूसरा क्या है, फुलफिल सोशल नीड्स। जो सोशल नीड्स की हम लोग को नीड होती है, जो भी चीजें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की, ठीक है, वो क्या होता है, फॉर्मल में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स बना लेते हैं, तो वहां क्या हो जाता है, हमारी जो सोशल नीड्स होती है ना वो फुलफिल हो जाती है। जो आपस में कोलीग्स होते हैं वो एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि यार कर ले यार, तेरे में तो इतना पोटेंशियल है, तू कर सकता है, और देख तू करके दिखाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में भी तेरे को ना रिकॉग्निशन मिलेगा, तुझे उसका फीडबैक मिलेगा, कितनी अच्छी बात है, क्या पता सैलरी में भी हाइक हो जाए। तो क्या होता है, एक दूसरे की सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती है। तीसरा पॉइंट, करेक्ट फीडबैक। एक तो फॉर्मल होता है जहां पे तुम्हारे पास तुम्हारे को फॉर्मेलिटी है कि भैया आंसर तो करना ही पड़ेगा, तो अगर कुछ बॉस बोलता है तो हम लोग नाप तोल के कैलकुलेट करके, ठीक है, आंसर दे देते हैं। लेकिन जब हम दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मन की बात को शेयर कर देते हैं। जब मन की बात शेयर होती है ना तो करेक्ट फीडबैक मिलता है, तुम्हें पता है ये बात। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा उठा के जो मैनेजमेंट क्या करती है, द टॉप लेवल मैनेजर्स कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉइज ऑन वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स। तो मेरे सर क्या करते थे, वो जो पॉलिसी नई डेवलप होती थी स्कूल में वो मेरे को बता देते थे, और मैं क्या करती थी सब फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर कर लेती थी। अब वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है तो सबका फीडबैक मिल जाता था ना, क्यों, क्योंकि मैं उनकी दोस्त हूँ और मुझे तो सही बताएंगे, और मैं जाके सबको कम्युनिकेट कर देती थी। तो यही होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल का जब फायदा उठाती है तो फीडबैक सही मिलता है वहां पे। ये हो गए एडवांटेजेस। क्या यहाँ तक तुम्हें सब ठीक? देखो एक छोटा सा पॉइंट है बीच में, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक यूज क्या होता है, जो अभी मैंने तुम्हें समझाया ना, कि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर में एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, हमें पता है, ऑर्गेनाइजेशन को पता है ये बात। तो क्या होता है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना इनका फायदा उठाती है, तो स्ट्रैटेजिकली एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि अगर हमें कोई काम करना है तो हमें पता तो है कि सब लोग इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, तो इनका कैसे फायदा उठाया जाए, वो होती है स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या होता है, द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज्ड to gather support of employees and improve their performance। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कुछ नया करने वाले होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोग ऐसा इनफॉर्मल के थ्रू वो बात को फैला देते हैं, तो सबका पता चल जाता है ना कि भाई कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो समय के साथ साथ एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया बॉस ने बोला तो करेगा तो सही, तो मान ही लो। तो क्या होता है, माइंडसेट हो जाता है, हम लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, यार ये होगा तो सही। तो थोड़े दिन पहले से अगर हमें पता हो जाता है, हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को कि हमें करना तो पड़ेगा ही, तो इससे अच्छा हम अडेप्ट ही कर ले। अडेप्ट कर लेंगे तो सुख पाएंगे, खुशी खुशी करेंगे, नहीं तो दुख पाके करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। तो क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजिक यूज कर रहे हैं,
जो हम करने वाले हैं, पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, उसको पहले ही ना वो इनफॉर्मल के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है, कम्युनिकेट कर देती है, जिससे कि क्या होता है, सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाता है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि उनको अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट क्या है, ग्रेप वाइन। देखो क्या होता है, ये बॉस है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये ए बी सी डी ई एफ, कितने सारे लोग होते हैं, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको जिससे बात करनी है वो कर सकता है, ये होता है ग्रेप। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो है कोई बॉस है, कोई सुपीरियर है, कोई सबऑर्डिनेट है, यहाँ ऐसा तो कुछ होता नहीं है इनफॉर्मल में। ये क्या होता है कि जो ग्रेपवाइन, ये ग्रेपवाइन बोला जाता है कि कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इस ग्रेपवाइन से हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देते हैं। ट्रांसमिट मतलब कम्युनिकेट करना। इस ग्रुप में तुमने कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी किसी के थ्रू, कोई भी इनफॉर्मल बंदा है, इन्हीं के बीच का कोई इंसान है जिसके तुमने कान में जाके वो इन्फॉर्मेशन दे दी, उस इंसान ने क्या किया, जैसे मैं करती थी, उस इंसान ने क्या किया, सबको बात फैला दी। अब फैला दी तो क्या हुआ, जो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब तक पहुंच गई। अगर मैं फॉर्मल को यूज करती, फॉर्मल स्ट्रक्चर को यूज करती, तो एक तो मेरे को बात को कम्युनिकेट करने में कितना टाइम लग जाता, समझाने में कितना टाइम लग जाता। अब ये सारे दोस्त हैं, ये आपस में बात करके समझ लेंगे ना सारे, तो मैंने क्या किया, इसका फायदा उठाया, जो ये ग्रेप वाइन है कि यार एक को डाल देंगे कान में तो सब तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, by cooperating with the informal groups, the managers can skillfully take the advantage of both formal and informal organization। अब देखो क्या होता है, जो मैनेजर है, डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मली मैनेजर बोलते हैं। जो मैनेजर है इसके नीचे 10 लोग हैं, 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये 10 एम्प्लॉइज आपस में कॉलीग्स हैं, ठीक है, और आपस में इन लोग सोशल नीड्स, अपने साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करते हैं, आपस में फ्रेंडशिप है सबकी। तो ये क्या करता है, इन सब के साथ, अब हाँ देखो ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक काम कर रहे हैं तब तक काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो मैनेजर भी दोस्त हो सकता है ना, क्या हो गया तो किसी के साथ बैठ के बात कर ली। तो ये क्या करता है, मैनेजर एक लीडर की तरह काम करने की कोशिश करता है। ये लोग ये देखता है क्या दोस्ती भी कर लो और इनसे काम भी निकलवा लो। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऐसे तो मैनेजर बॉस है और बाकी सब क्या है, इसके सबऑर्डिनेट है। एक तरफ तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरफ क्या है, आफ्टर ऑफिस ये सबसे बात करता है, ब्रेक्स में बात करता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रखे हैं। तो ये क्या करता है, इस इनफॉर्मल ग्रुप का फायदा उठाता है कोई भी काम को करने के लिए, और उससे क्या होता है, सब लोग अगर इससे खुश हैं, ये अपना दोस्त अगर बॉस ही अपना फ्रेंड जैसा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम खुश होके कोई भी काम करेंगे। तो स्किलफुली वो क्या करता है, मैनेजर स्किलफुली एडवांटेज उठाता है फॉर्मल का और इनफॉर्मल का, दोस्ती करके। अब कोई फ्रेंड होता तो उसको अपन डील कर सकते हैं ना उसके साथ अच्छे से, अब वो नहीं भी करना चाहते उसको बोल सकते हैं यार कर दे यार, काम हो जाएगा। तो कितना अच्छा हो जाता, कितना आसान हो जाता है उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने फॉर्मल में एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे, अब इनफॉर्मल में भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेज कितने अच्छे थे, कितना फायदा उठा सकते हैं, उसका स्ट्रेटेजिक यूज कर सकते हैं। अब देखो डिसएडवांटेज क्या हुआ, कई बार जो र्यूमर्स होती है ना हम लोग, वो स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड र्यूमर्स अपन बोल रहे हैं, इसका गलत फायदा भी हो जाता है, मतलब नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि 70% मोस्ट ऑफ द केसेस में र्यूमर्स ही होती है, गलत बातें होती हैं जो कहीं से शुरू होती है और हमें ये भी नहीं पता होता है कि इसकी जड़ क्या है, कौन ऐसा कर रहा है, और वहां पे ना सिस्टमैटिक वर्किंग भी नहीं होती है। जब कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, तो कोई भी सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फॉर अब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फायदा उठाते हैं बॉसेस, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकल पाता, तो वहां क्या होता है, कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा पॉइंट क्या है, ये नेगेटिव रिजल्ट्स ला सकता है। हमने सोचा था कि यार ना इन लोग तक बात पहुंचाएंगे, कान में डालेंगे, तो क्या पता इसका फायदा मिल जाए, हम लोग प्रिपेयर हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सारे के सारे ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बनाने से यूनिटी, वो नहीं होता है कि लोग ये लोग यूनियन बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, मेजर ग्रुप्स अगर एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और अपोज करेंगे पॉलिसीज को, जो ऑर्गेनाइजेशन लाने वाली है, फ्रेम करने वाली है, पॉलिसीज को अपोज करने लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एक नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा। इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
जो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये अपोज करती है, अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट चेंज लाने वाली है वो, और जितनी भी पॉलिसीज है उनको अपोज करती है, तो क्या हो जाता है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना वो पॉलिसीज और चेंजेस को। अब मैं तो करना चाहती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि यार उसके बेनिफिट के लिए ना उसको चेंजेस अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक नेचर का है, तो क्या होता है रोज नई नई चीजें होती हैं, तो उसके साथ साथ चलना भी तो पड़ेगा। जो दादा दादी लोग हमारे घर में होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में तो ये होता था, हमारे जमाने में तो वो होता था, तुम लोग क्या आजकल के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं कुछ, वो पुरानी चीजों को लेके चल रहे होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे दादा आपके जमाने में पंखे भी नहीं थे मुश्किल से, अब हमारे एसी का जमाना है, तो अब चीजें तो बदली ना, आप भी बदलो, सोच को बदलो। तो यहाँ क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा, वो पीछे रह जाएगी, कोई उसको काउंट नहीं करेगा। तो क्या होता है, अब ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसीज भी अपनी चेंज करनी पड़ती है, फ्रेम करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो र्यूमर फैलाने से, वो बात को इन्फॉर्मेशन को इनफॉर्मल ग्रुप्स में डालने से हुआ क्या, नेगेटिव हो गया। इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ग्रुप्स है, उन्होंने ना पॉलिसीज को, चेंजेस को अपोज कर दिया। अब बताओ मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट कर पाएगी, उसको कितनी दिक्कत होने वाली है इंप्लीमेंट करने के लिए, है कि नहीं। और देखो ये लोग क्या करते हैं, मोर एम्फसाइज करते हैं, मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अपन क्या करते हैं, जब अपन कॉमन इंटरेस्ट एरिया वाले ग्रुप्स बनाते हैं तो अपन अपना इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का सोल इंटरेस्ट होता है, सोल ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो अब जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं वहां पे हमें कोई मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, यहाँ सिर्फ हम अपनी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो क्या होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो उससे क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन साइड हो जाता है और हम अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं।